चलो तो आज हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 13 का ये लास्ट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले एक लॉ पढ़ना होता है जिसे कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ में साइंटिस्ट ने कहा, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उसने कहा कि जो फैक्टर से सबसे ज्यादा कम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर है, तो जो फैक्टर सबसे ज्यादा कम होगा वो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो फैक्टर इज इन लीस्ट या मिनिमम कंसंट्रेशन। तो जो फैक्टर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में कम होगा, ठीक है, वो डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मीन्स अगर कई फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर होते हैं, तो जो सबसे कम होगा वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वेरियस फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर है। तो कौन कौन से फैक्टर रिक्वायर हैं? जैसे कि एग्जांपल हम लिख रहे हैं, लाइट रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर सेकंड हमने लिखा क्लोरोफिल रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर हमने थर्ड लिखा CO2 रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और CO2 के साथ कौन रिक्वायर होता है? वाटर, जो बनाता है एनर्जी लाइट रिएक्शन में। तो ये हमने लिखा कि ये 4 चीजें रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमने लेट करा कि जो इनकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए इनकी मिनिमम वैल्यू। तो मैं लाइट भी 10 वैल्यू की मिली, जो हमने एक वैल्यू ले रखी है। ठीक है, क्लोरोफिल भी मान लो 10 वैल्यू चाहिए थी, मतलब जितनी क्वांटिटी चाहिए थी उतना आएगा। CO2 भी 10 चाहिए था, वो भी उतना मिल गया। पर जो वाटर है वो क्या आ गया? 5 आ गया। वाटर क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर वाटर क्या कहलाएगा? वाटर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। खैर मैं यहाँ पे वाटर को लिमिटिंग नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लिमिटिंग किसे कर रहा हूँ? CO2 को कर रहा हूँ, क्योंकि जो सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? CO2। तो मैं इसलिए इसी को ही यहाँ पे लिमिटिंग कर रहा हूँ। तो वाटर जितना चाहिए वो भी यहाँ पे है, लाइट जितनी चाहिए वो भी यहाँ पे है, CO2 जितना चाहिए वो भी यहाँ पे है, क्लोरोफिल जितना चाहिए वो भी यहाँ पे है। तो सॉरी, यहाँ पे क्लोरोफिल जितना चाहिए वो भी यहाँ पे, लाइट जितनी चाहिए वो भी यहाँ पे। कौन कम पड़ रहा है यहाँ पे? CO2। तो ये यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो ये कहलाएगा यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर। CO2 कहलाएगा यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर। तो इसे कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर। जिसकी वैल्यू कम होती है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है, या उसके रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि ये फैक्टर्स कैसे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले वाटर के बारे में बताता हूँ। वाटर देखो, वाटर एक क्या आएगा? रिएक्टेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा था 6CO2 प्लस 12H2O। तो वाटर क्या हुआ? सबसे पहले रिएक्टेंट में यूज हो रहा फोटोसिंथेसिस में। तो वाटर अगर कम होगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? लाइट एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइट एनर्जी बनवाने में मदद करता है ये। ठीक है, जो हमने पढ़ा था 18 ATP 12 NADPH2 लाइट रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो उसमें वाटर मदद कर रहा था, तो ये तो वहां पे कम पड़ गया। सेकंड, अगर किसी प्लांट के अंदर वाटर कम है तो वो अपने स्टोमेटा को क्या कर लेगा? क्लोज कर लेगा। स्टोमेटा को क्लोज क्यों कर लेगा प्लांट? बिकॉज वाटर स्ट्रेस है उसके पास। वाटर स्ट्रेस मतलब उसके पास पानी की कमी है। अगर उसका पत्ते के ऊपर स्टोमेटा खुला रहेगा तो हीट की वजह से उसकी बॉडी से और वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज होता रहेगा। अब यहाँ पे दो इफेक्ट पड़ेंगे। पहला, वाटर तो कम है ही। दूसरा, स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 भी नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर इस तरीके से अफेक्ट करता है। CO2 जो होता है ये भी रिएक्टेंट का काम करता है। ठीक है, पर इसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी नहीं होनी चाहिए। क्लोरोफिल ये रिएक्शन सेंटर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हीट होगी तो डैमेज हो जाएगा। लाइट ये क्या क्रिएट करेगी? ये टेम्परेचर क्रिएट करेगी। ठीक है, या लाइट रिएक्शन में मदद करेगी। तो लाइट भी यहाँ पे क्या हो गया? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। चलो, तो अब यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर को पढ़ते हैं हम। किसके बारे में? लाइट के बारे में। लाइट जो होता है, अगर हम लाइट को बोलेंगे, अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं लाइट, ठीक है, इंक्रीज इन लाइट कर रहे हैं, इंक्रीज इन लाइट, तो इंक्रीज होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इंक्रीज होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मतलब जैसे जैसे तुम लाइट इंक्रीज करोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। पर यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि अप टू अ लिमिट। ये नहीं कि जितनी मर्जी लाइट तुम बढ़ाए जा रहे हो और फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा, क्योंकि लाइट की वजह से भी क्या क्रिएट होगी? हीट क्रिएट होगी। ठीक है,
सेकंड पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइट जो होती है उसका डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी वाली बात तो तुमने पढ़ी थी कि प्लांट को कौन से कलर की लाइट चाहिए होती है, वो यहाँ पे आती है। तो जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं हम कि प्लांट को अगर तुम ब्लू एंड रेड वेवलेंथ की लाइट दोगे ज्यादा, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। ठीक है, ये तुमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था क्लेडोफोरा वाले, कि प्लांट को सबसे ज्यादा जो लाइट चाहिए होती है वो कौन से कलर की वेवलेंथ की चाहिए होती है, ब्लू एंड रेड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ कि इंक्रीज करोगे लाइट को तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, बट बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे, ठीक है, कई एरो का मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे लाइट को, तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा हीट क्या करेगी, डैमेज कर देगी एंजाइम्स को। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइट के दूसरे फैक्टर पे। तो लाइट का जो दूसरा फैक्टर होता है वो आता है लाइट की इंटेंसिटी। तो सबसे पहले आता है क्वालिटी ऑफ लाइट एंड सेकंड आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग प्लांट्स को चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि दो तरीके के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है कियोफाइट्स प्लांट जो होते हैं, इन प्लांट्स को कम सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, तो ये शेडी प्लांट्स होते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखा है हेलियोफाइट्स, ये सन प्लांट होते हैं, इन्हें ज्यादा लाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पर प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सनलाइट की रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे चैप्टर 15 में, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, ये पढ़ने को तुम्हें मिलेगा। तो इन्हें कहा जाता है सन प्लांट्स, मतलब इनको लाइट ज्यादा चाहिए होती है। तो ये हो गई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, किसको कितनी देर तक, ठीक है, या कितनी ज्यादा लाइट की जरूरत है, कितनी ज्यादा बढ़ ज्यादा यहाँ पे सही रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड फैक्टर ऑफ लाइट की, जिसे कहा जाता है ड्यूरेशन की, लाइट कितनी देर तक पड़ेगी। तो लाइट ड्यूरेशन जो नॉर्मली चाहिए होती है वो चाहिए होती है अराउंड 10 to 12 आवर्स तक प्लांट को, 10 to 12 आवर्स तक लाइट ड्यूरेशन चाहिए होती है। तो ये तुम्हें यहाँ पे समझ में आया कि लाइट कैसे अफेक्ट करती है। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो एग्जाम में लिखोगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला फैक्टर होता है लाइट। लाइट जैसे जैसे बढ़ती रहेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, पर बहुत ज्यादा अगर तुम लाइट बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम ज्यादा हीट की वजह से डैमेज हो जाएंगे। अगर प्लांट में लाइट की बात करें तो प्लांट को ब्लू एंड रेड लाइट सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तुम अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना इनफ है एग्जाम के लिए जितना मैंने अभी बताया। सेकंड यहाँ पे फैक्टर आता है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है, वो होता है यहाँ पे CO2। तो पहला फैक्टर सबने पढ़ा लाइट, और दूसरा होता है यहाँ पे CO2। CO2 जो होता है इसमें अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, स्लाइट इंक्रीज इन CO2। अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो CO2 कंसंट्रेशन में, स्लाइट इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर स्लाइट इंक्रीज मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज तुम करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मोर कंसंट्रेशन हो जाए CO2 की, मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, कज इट कज टॉक्सिसिटी। ये क्या कज करता है, टॉक्सिसिटी कज करता है। ठीक है, एंड रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन CO2 के क्या कर देगी, टॉक्सिसिटी कज कर देगी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देगी। अब यहाँ पे जो CO2 होता है ये ज्यादा होने पे किस प्लांट को अफेक्ट करेगा। तो तुमने दो तरीके के प्लांट पढ़े थे, कि एक तो पढ़ा था C3, ठीक है, और एक तुमने पढ़ा था सबने C4 प्लांट। ठीक है, तो C3 प्लांट जो होता है, इस C3 प्लांट में कोई स्टोर्ड CO2 नहीं होता, इसके अंदर कोई भी स्टोर्ड CO2 नहीं होता। पर C4 प्लांट जो होते हैं इनके अंदर स्टोर्ड CO2 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया C3 C4 प्लांट।
एटमॉस्फेयर में जो तुमने CO2 की कंसेंट्रेशन पढ़ी थी वो तुमने पढ़ी थी 0.03% पढ़ी थी, ठीक है, जहां तक मुझे याद है 0.03% पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल में। अगर ये 0.03% 0.05% हो जाता है तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, मतलब इसे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 मान लिया जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है C3 प्लांट और C4 प्लांट। अब C4 प्लांट जो होते हैं वो बाहर की कंसेंट्रेशन से इन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता? क्योंकि जो C4 प्लांट होते हैं इनके अंदर स्टोर्ड CO2 होता है, तो बाहर कंसेंट्रेशन घट रही है बढ़ रही है इससे इनको इफेक्ट नहीं पड़ता। पर जो C3 प्लांट है ये हर बार CO2 कहाँ से उठाएंगे, बाहर से उठाएंगे। तो बाहर से उठाने की वजह से अगर बाहर कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, या बाहर कंसेंट्रेशन जो होगी वो नॉर्मल से ज्यादा होगी तो इनको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो थोड़ी बहुत ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज्यादा होगी तो इनको क्या क्रिएट होगी, दिक्कत क्रिएट होगी फोटोसिंथेसिस करने में। तो सबसे ज्यादा अगर फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा हाई कंसेंट्रेशन, वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 से, तो वो किसको पड़ता है, C3 प्लांट को। और CO2 को ही लिखा जाता है इट इज द मेजर, इट इज द मेजर लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती है जहाँ पे प्लांट अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ हार्मफुल कंडीशन, पानी उसके पास कम है, तो उसकी बॉडी के अंदर CO2 नहीं आ पाता। तो एट लास्ट घूम फिर के किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है प्लांट में, पड़ता है इफेक्ट ऑन CO2 कंसंट्रेशन। तो ये क्या होता है, इट इज द मोस्टली अफेक्टिंग फैक्टर, तो इट इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अब आते हैं O2 के ऊपर। ऑक्सीजन हमने पढ़ा था अगर ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो ये क्या कज करती है, ये कज करती है फोटो रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था C2 साइकिल, तो ये कज करती है फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया था कि जो CO2 होगा वो ग्लूकोज नहीं बनवाएगा लास्ट में। CO2 सॉरी, जो यहाँ पे हमने बोला था कि जितनी भी एनर्जी होगी वो नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, वो नॉर्मली कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब C3 साइकिल जो तुमने पढ़ी थी उसमें क्या हो रहा था कि CO2 जो था वो लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, पर C2 साइकिल में ये सारा का सारा CO2 बाद में भी CO2 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और जितनी भी एनर्जी थी वो कंज्यूम हो जाएगी। तीन चीजें यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोसेस चलेगी, तो मैंने बताया था तरीका इसको याद करने का, CPM की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होगी, पेरोक्सिसोम में जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगी, तीन सेल ऑर्गेनेली का यहाँ पे यूज होगा। और ये क्या कर देगा, O2 जो यहाँ पे ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन होगी फोटो रेस्पिरेशन करके वेस्ट कर देगा जितनी भी एनर्जी लाइट रिएक्शन से बनी है। तो ये हमने पढ़ा था C2 साइकिल में कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रूबिस्को एंजाइम का ऑक्सीजनेज पार्ट को इस्तेमाल करवाता है और फोटो रेस्पिरेशन करवा देता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की वजह से, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फोटो रेस्पिरेशन होती है, इसे कहा जाता है, इट इज कॉल्ड इसे कहा जाता है वारबर्ग वारबर्ग इफेक्ट, ठीक है। तो इसे कहा जाता है वारबर्ग्स वेरबर्ग्स कह सकते हो इफेक्ट। तो वेरबर्ग्स इफेक्ट क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाता है। और क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, यार यहाँ पे ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, टेम्परेचर, ये लाइट से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर जो होगा ये डैमेज कर देगा एंजाइम्स को, डैमेज कर देगा एंजाइम्स को। देयरफॉर फोटोसिंथेसिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लाइट जो होगी वो क्या कर देती है, डैमेज कर देती है एंजाइम को। तो वेरी हाई टेम्परेचर डैमेज एंजाइम विच विज रिजल्ट इन फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे बोला जाए स्लाइट इंक्रीज हो टेम्परेचर में, टेम्परेचर बस थोड़ा बहुत ही इंक्रीज हो, तो स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर विल रिजल्ट इन इंक्रीज फोटो सिंथेसिस। थोड़ा बहुत तापमान अगर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, ठीक है।
अगर तुमसे बोला जाए कि हाई तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे क्या प्रॉब्लम होती है, तो देखो ज्यादा हीट होती है तो जल्दी जल्दी भाप बनता है। पानी को अगर तुम गैस पे चढ़ा के ज्यादा हीट चढ़ा कर दो तो जल्दी जल्दी पानी जो होगा भाप में बदल जाएगा, है ना। कभी कभी चाय छोड़ देते तो चाय की जगह बस बर्तन दिखता है तुम्हें काला काला होके। तो वो क्यों होता है? क्योंकि सारा तो सारा जो पानी आएगा वो क्या हो चुका है, भाप में बदल चुका है। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो प्लांट में पानी है वो भी भाप में बदल जाएगा। तो प्लांट उस पानी को नहीं चाहता लूज करना। तो जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो प्लांट उस पानी को लूज ना करने के लिए, कि उसके वाटर लूज ना हो, तो वो अपने स्टोमेटा को पत्ते के ऊपर जो होते हैं उसे क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। और ये क्लोज इसलिए कर लेता है ताकि उसके पास जो स्टोर्ड वाटर है, प्लांट का जो पानी है, वो खराब ना हो। तो अगर देखो स्टोमेटा क्लोज हो गया तो CO2 नहीं आएगा, CO2 नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है समझ में आया। और तुमने एक चीज और नोटिस करी कि घूम फिर के बात किस पे जा रही है, CO2 पे जा रही है। तो CO2 क्या होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट लिमिटिंग फैक्टर पे, विच इज वाटर। तो वाटर के बारे में मैंने दो चीजें बताई थी। क्या क्या बताया था? वाटर जो होता है ये एक्ट करता है एज रिएक्टेंट रिएक्टेंट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ये शुरू में यूज होता है। ठीक है। सेकंड, वाटर जो होता है यूज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के दौरान काम आता है। ठीक है, तुमने देखा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर जो होता है ये अगर कम हो तो प्लांट जो होगा इन इन वाट इन स्ट्रेस कंडीशन, प्लांट के लिए वो होती है जिसमें उसके पास पानी नहीं होता, सूखा पड़ा होता। तो इन स्ट्रेस कंडीशन या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इन स्ट्रेस कंडीशन प्लांट क्लोज इट्स स्टोमेटा, अपनी स्टोमेटा को क्या कर लेते प्लांट, क्लोज कर लेते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। Therefore, CO2 concentration get decreases because स्टोमेटा क्लोज है। ठीक है, तो CO2 की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि CO2 आया ही नहीं स्टोमेटा से। हैंस फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से पानी जो है वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कि हाउ वाटर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो वाटर जो है वो एक्ट करता है रिएक्टेंट की तरह। तो पानी नहीं होगा तो रिएक्टेंट गायब। अगर वाटर जो है वो नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन कैसे होगी, लाइट रिएक्शन वो फोटोलिसिस में मदद करता है नॉन साइक्लिक में। वाटर स्ट्रेस अगर होता, वाटर स्ट्रेस मतलब पानी की कमी प्लांट में होती, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता, तो CO2 आ नहीं पाता बाहर से। CO2 नहीं आ पाता तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये थे वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट पूरी तरीके से। ठीक है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूं अदर फैक्टर्स वो कौन कौन से हो सकते हैं जो प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल फैक्टर तो यही थे। कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, ये सब भी अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो ये चीजें क्या नाम है हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ ये जानना था कि कौन कौन से फैक्टर जो मेजर फैक्टर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला होता है लाइट। लाइट के अंदर तीन फैक्टर आते हैं, क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। प्लांट को क्वालिटी जो चाहिए होती है लाइट की चाहिए होती है ब्लू एंड रेड। ठीक है, इंटेंसिटी किसी प्लांट को कम चाहिए होती है, किसी को ज्यादा चाहिए होती है। ड्यूरेशन कितने देर के लिए चाहिए होती है नॉर्मली 10 से 12 घंटे की लाइट चाहिए होती है। बहुत ज्यादा लाइट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम डैमेज हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगा। CO2 एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। थोड़ा बहुत CO2 इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, पर बहुत ज्यादा CO2 इंक्रीज होगा तो टॉक्सिसिटी कज करेगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर देगा, एंजाइम्स को अफेक्ट करेगा। पर इन केस ऑफ C3 प्लांट CO2 स्टोर नहीं होता तो इनके अंदर ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 या कम कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 होने से अफेक्ट पड़ता है। C4 प्लांट में इससे अफेक्ट नहीं पड़ता, ये ज्यादा तापमान पे भी काम कर पाता है। ऑक्सीजन जो होता है ये ज्यादा कंसंट्रेशन होने पे फोटो रेस्पिरेशन करवाते हैं, जिसे C2 साइकिल कहते हैं, इसे वेवर्क्स इफेक्ट कहा जाता है।
और टेम्परेचर जो होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगा, फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करेगा। थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा। वाटर की बात करें तो वाटर एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। तो वाटर नहीं होगा तो रिएक्टेंट नहीं होगा। लाइट रिएक्शन में ये मदद करता है, तो लाइट रिएक्शन नहीं हो पाएगी अगर वाटर नहीं होगा। स्ट्रेस कंडीशन में वाटर को बचाने के लिए प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्टोमेटा खुला होगा तभी तो CO2 आएगा बाहर से। ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो हो गया